और तेजस 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और मानसून सत्र में 32 बिल पेश किए जाएंगे। 14 बिल पूरी तरीके से तैयार हैं, संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा। और 26 दिन के मानसून सत्र में आपको बता दें कि 18 बैठकें होंगी, 14 लंबित बिल और 24 नए बिल इसमें शामिल हैं। 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलना है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी। सरकार संसद के मानसून सत्र में 24 बिल पेश कर सकती है। इस सत्र में सेंट्रल हॉल में राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्री और पूर्व सांसदों की एंट्री हो सकेगी। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद अपने संबोधन में कहा कि सरकार संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कुछ मुद्दों पर बहस के लिए विपक्ष ने प्रस्ताव रखा है। हमारे 14 बिल तैयार हैं, कुछ और बिल आने की संभावना है। इस मुद्दे पर विपक्ष बहस करना चाहता है। हम नियमानुसार उस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और चर्चा हो। सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। राज्यसभा में कांग्रेस नेता खड़गे ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने कहा, मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए 16 मुद्दों को सूचीबद्ध किया है। इसमें अग्निपथ योजना, महंगाई और मुद्रास्फीति, ईसीआई, सीबीआई, सीबीसी जैसे संगठनों की विश्वसनीयता में गिरावट शामिल है। साथ ही विपक्षी नेताओं के खिलाफ अलोकतांत्रिक कार्रवाई भी सम्मिलित है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं। तो एमपी एमएलए अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे और 776 सांसद और 4033 विधायक आज वोट डालेंगे। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आज होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 776 सांसदों सहित 4033 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गौरतलब है कि यह भारत का 16वां राष्ट्रपति चुनाव होगा। आज मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। राज्यसभा के महासचिव इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाएं शामिल होती हैं। और अगली बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज नामांकन दाखिल करेंगे। मार्गरेट अल्वा कल अपना नॉमिनेशन भरेंगी। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं अल्वा। और जगदीप धनखड़ की बात करें तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एनडीए उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा जो विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं, कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी, जबकि जगदीप धनखड़ आज अपना नॉमिनेशन भर देंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा 19 जुलाई की सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नियमित व्यवस्था होने तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है। आज राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला होगा। 4000 से ज्यादा सांसद और विधायक देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। मुर्मू को जहां शिवसेना, बीजेडी, जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल, बीएसपी, एआईएडीएमके, टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस और एलजेपी का समर्थन है, तो वहीं यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, एसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईएमआईएम, आप, आरजेडी और एआईयूडीएफ सपोर्ट कर रही है।
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। विपक्षी दलों ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चुना है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया है। मार्गरेट अल्वा गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो कर्नाटक की रहने वाली हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया। धनखड़ को 30 जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी और विपक्ष ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ का नाम प्रस्तावित किया है। वहीं विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा को चुना है। इस कड़ी में बीजू जनता दल के एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की घोषणा की है। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को फोन करके और धनखड़ के लिए समर्थन मांगने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने पर जगदीप धनखड़ को मुंह मीठा करा के बधाई दी। 3 दिन के अंदर अमित शाह से जगदीप धनखड़ की ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले धनखड़ शुक्रवार को भी अमित शाह से मिल चुके हैं। धनखड़ शुक्रवार से दिल्ली में है। शनिवार को धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर की अध्यक्षता में मंगलवार को श्रीलंका की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। दरअसल श्रीलंका पिछले 7 दशकों में सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन और उसके बाद श्रीलंका राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। हर घर तिरंगा, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन को लेकर सीएम योगी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस दौरान सभी जिलों के मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी। इसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री की है। आप प्रत्याशी रानी अग्रवाल की जीत के साथ ही सिंगरौली में आपकी मेयर होंगी। रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 9,352 वोटों से चुनाव हरा दिया है। ये सीट पहले बीजेपी के कब्जे में थी। आपने न सिर्फ बीजेपी के किले को ढहा है, बल्कि रानी अग्रवाल के जीत के साथ ही प्रदेश में आपकी पहली मेयर बन गई हैं। रानी ने पहला चुनाव 2014 जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले फेज के रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा पर अपना विश्वास जताने के लिए सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार। यह जीत राज्य के शिवराज चौहान सरकार में जनता जनार्दन के अटूट भरोसे का प्रतीक है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी विजयी उम्मीदवारों को ढेरों शुभकामनाएं। दरअसल एमपी में बीजेपी ने एक बार फिर बढ़त हासिल की है, तो कांग्रेस ने भी प्रदर्शन में सुधार किया है। एमपी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा, ग्वालियर और जबलपुर की नगर निगम सीट पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए लिखा, मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनावों में सराहनीय और साहसी प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई। भाजपा सरकार के चौतरफा हमलों, धन बल के बावजूद आपकी जी तोड़ मेहनत ने ग्वालियर नगर निगम में 57 साल बाद और जबलपुर में 23 साल बाद कांग्रेस का झंडा गाड़ कर इतिहास रच दिया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट और ट्वीट के जरिए अपनी खेल भावना को प्रदर्शित किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, जिंदगी हो या खेल का मैदान, हमेशा जीतने के लिए ही खेलना चाहिए। जितना अधिक आप दिमाग में योजना बनाते हैं, उतना ही अच्छा आप मैदान में प्रदर्शन करते हैं। काफी लंबे अरसे बाद बल्ले और गेंद पर हाथ आजमाया। यह तब और अधिक संतोषजनक हो जाता है जब ड्राइवर, रसोईया, स्वीपर, माली, गौरक्षक और देखभाल करने वाले सभी महत्वपूर्ण सहयोगी मैदान में आपके साथ खिलाड़ी हों। किसान नेता राकेश टिकैत पटना में आज प्रेस वार्ता करेंगे। टिकैत सुबह 10 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए किसानों की समस्या को रखेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना के सम्राट होटल में आयोजित की जा रही है। किसान नेताओं का आरोप है कि खगड़िया के मक्का से व्यापारी लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं
और किसान बदहाल बने हुए हैं। धान की रोपाई नहीं हो पा रही और किसानों को किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है। आज से जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ने जा रही है। दूध प्रोडक्ट और आटे पर आज से 5% जीएसटी लगेगी। साथ ही होटल रूम के लिए भी ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। दरअसल आज से जरूरत की कई चीजें महंगी होने वाली है। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया। जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल, आटा समेत कई जरूरी चीजें महंगी होंगी। एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर 18% जीएसटी लगेगी। वहीं नई दरों से इलाज कराना भी महंगा हो जाएगा। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता देर रात 10 बजे संपन्न हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख से डिसएंगेजमेंट पर चर्चा करना था। भारत चीन के बीच करीब 12.5 घंटे की बातचीत चली। इस दौरान भारत ने फिर से चीन पर दबाव डाला है कि वह पूर्वी लद्दाख के विवाद वाले क्षेत्रों से सेना पूरी तरह से पीछे हटाए। दोनों देशों के बीच ये वार्ता भारतीय चुशूल मोल्डो में हुई। दोनों देशों के बीच करीब 4 महीने के अंतराल के बाद वार्ता का दौर फिर शुरू हुआ है। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। गौरतलब है कि गुजरात पुलिस की एसआईटी की ओर से अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत का विरोध करते हुए हल्फनामा पेश किया गया था। इसमें दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर आरोप लगाए गए थे, जिस पर ऐतराज जताते हुए सीएम गहलोत ने ट्वीट किया। गुजरात पुलिस की एसआईटी द्वारा श्रीमती तीस्ता सीतलवाड़ के हवाले से दिवंगत अहमद पटेल पर आरोप लगाना निंदनीय है और राजनीतिक द्वेष की भावना का प्रतीक है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के विधायकों ने बगावत करके बीजेपी से हाथ मिला लिया है। इस मामले में विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका और एकनाथ शिंदे के गठन से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगी। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों ने शिंदे को समर्थन देकर प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ किया और बागी विधायकों के रुख से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की विदाई हो गई। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष हर दलील का जवाब देगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारे पक्ष की दलीलें पूरी हो गई हैं। वादी संख्या 2 से लेकर 5 तक की बहस हमने कंप्लीट कर दी है। अब वादी संख्या 1 के लिए राखी सिंह अपनी बहस करेंगी। राखी सिंह की बहस के लिए उनके वकील ने आज की डेट लगवाई है। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुनवाई के दौरान राखी का पक्ष कोर्ट में रखा जाएगा। इसके बाद सभी बहस का जवाब मुस्लिम पक्ष देगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आज सुनवाई करेगा। इसमें अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह आदेश निगरानी याचिका दायर करने वालों के वकीलों के आग्रह पर दी थी। याचिका में अभियुक्तों को बरी किए जाने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। साथ ही इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत सभी 32 लोगों को दोषी करार दिए जाने की भी गुजारिश की गई है। वाराणसी में तस्करों से बचाए गए 16 ऊंटों का मामला एक बार फिर अदालत में पहुंचा है। इस मामले में जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना के लिए अर्जी दी गई है। वहीं जिलाधिकारी कौशल राज का कहना है कि ऊंटों को राजस्थान ले जाने में संस्था ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जबकि 13 जुलाई को ही इस बारे में आदेश दिया गया था। संस्था को अपने खर्च पर ऊंटों को ले जाना होगा, इसके लिए शासकीय योजना नहीं है। गौ ज्ञान फाउंडेशन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया गया है। देश में एक बार फिर कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,528 केस सामने आए हैं। वहीं 49 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में 199 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि आज देश में 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार हो सकता है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,43,449 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के BA.4 वेरिएंट के 1 मरीज और BA.5 के 18 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के 2,186 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,525 दर्ज की गई है। इसके मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से लगातार कोरोना नियमों के पालन करने की अपील कर रही है।
दिल्ली में कोरोना के केसों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 498 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 417 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.57% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1974 हो गई है। राज्य में शासन की ओर से लगातार कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील की जा रही है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीत ली है। इस मैच में हार्दिक पांड्या के 4 विकेट और 71 रन के साथ मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत के पहले वनडे शतक के बदौलत भारत ने ये जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि रविवार रात ये मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया। वहीं इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पर 259 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में भारत ने 47 गेंद पहले ही 5 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। मोहाली के पास होटल मालिक से फिरौती वसूलने पहुंचे गैंगस्टर को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 3 लोगों को अरेस्ट किया है। बदमाश बल्टाना के पास बिजनेसमैन से फिरौती मांगने पहुंचे थे, जहां पुलिस और गैंगस्टर के बीच जमकर गोलीबारी हुई। पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 पिस्टल बरामद किए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पठानकोट में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में उड़ते देखा। इसके बाद जवानों ने ड्रोन को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की ओर से गोलीबारी में करीब 46 राउंड गोलियां चलाई गई, लेकिन ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में वापस लौटने में कामयाब रहा। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बिहार में इस साल बाबा धाम समेत दूसरे शिव मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खुफिया इनपुट के मुताबिक शिव भक्तों की इस भीड़ पर कट्टरपंथियों की नजर है। इस बात की खुफिया जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए शिव मंदिरों और शिवालयों के साथ साथ बाबा धाम जाने वाले मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है, जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में 7,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यह तैनाती अगले 45 दिनों तक रहेगी। बिहार में आतंकी गतिविधियों को लेकर बोधगया में चौकसी बरती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर महाबोधि मंदिर के सुरक्षा को और पुख्ता किया जा रहा है। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में एक कंपनी और सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। हाई रेंज के सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाई जाएगी। इस हफ्ते पटना में आतंकी गतिविधियों के खुलासे को देखते हुए महाबोधि मंदिर की व्यवस्था और भी पुख्ता बनाया जा रहा है। यहाँ होने वाली पुलिस पेट्रोलिंग की समीक्षा लगातार हो रही है। वॉच टावरों से हर गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। यूपी के अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिली युवक की लाश मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। चौकी इंचार्ज समेत आरपीएफ के 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने अमरोहा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की है। दरअसल युवक के परिजनों ने आरपीएफ के जवानों पर उसे पीट कर मार डालने का आरोप लगाया था। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 145.26 ग्राम सोना बरामद किया है। ये सोना फेयर एंड लवली मूव और दूसरी क्रीम में छुपा कर लाया जा रहा था। पकड़े गए सोने की कीमत 7.50 लाख रुपए आंकी गई है। कस्टम विभाग ने छुपा कर लाए जा रहे सोने को घरेलू फ्लाइट में पकड़ा है। एयर इंडिया के मुंबई जयपुर फ्लाइट से यात्री पहुंचा तो चेकिंग के दौरान कस्टम विभाग ने सोने के साथ इसे धर दबोचा। क्रीम में छुपाकर सोना लाने का ये नया मामला है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में सोशल मीडिया पर धमकियां देने की कई घटनाएं सामने आई है। इसी के तहत भीलवाड़ा जिले के नारायण लाल गुर्जर के फेसबुक पोस्ट पर महफूज मंसूरी नाम का शख्स ने आपत्तिजनक कमेंट किया है। पीड़ित नारायण गुर्जर ने इस मामले को लेकर असींद थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस साइबर सेल के जरिए मामले की जाँच कर रही है। मेरठ में पुलिस ने अवैध कसीनो का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध कसीनो की सूचना मिलने पर एसएसपी विवेक यादव ने एसओजी टीम के साथ मिलकर दिल्ली देहरादून बाईपास पर होटल ओक ट्री में छापेमारी की तो वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने होटल से विदेशी लड़कियों के साथ कई युवकों को अरेस्ट कर लिया है। इस होटल में अवैध रूप से कसीनो चल रहा था और विदेशों से मनोरंजन के लिए लड़कियां बुलाई गई थी। और अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का तेजस 24 में।
श्रीलंका इन दिनों सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहां पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। महंगाई की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कई भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं। न्यूज़ 24 के संवाददाता संजीव त्रिवेदी ने आसनसोल के रहने वाले युवकों से बात की तो उन्होंने बताया कि कंपनी में सैलरी तो समय पर आ रही है, लेकिन सामान की कीमतें बढ़ने की वजह से उनके पास कुछ बच नहीं पा रहा है। यहाँ ऑलरेडी हम लोग बाहर में गल्फ से इधर शिफ्ट हुए हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी होंडे में काम कर चुके थे तो होंडे में आए हैं तो सैलरी का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो महंगाई है जो बहुत ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा सा वो इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज करता है सैलरी में हम लोगों का, है ना, बस यही प्रॉब्लम है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के हम कोलंबो 2 के इलाके में हैं और ये कोलंबो 2 का वो इलाका है जो दरअसल बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आप देख रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स जो बनाए जा रहे हैं इस इलाके में। और ये अपने आप में ख़ास क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर श्रीलंका को जाना जाता है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाने वाले श्रीलंका में नए नए होटल्स लगातार बनते रहते हैं। और हमारे साथ दो ऐसे साथी मिल गए जो यहाँ पर भारत से हैं और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहतिशाम। एहतिशाम। और आप? मोहम्मद मोइनुद्दीन। इलाके में पहुँचे हैं जहाँ बहुत से लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, भारत से भी बहुत लोग यहाँ आते हैं। सारे लोग हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग में भी 500 पीपल हैं। हाँ हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए आए हुए, होंडे के लिए है, एलएनटी के लिए आए हुए, काम करने के लिए आए हैं। हाँ, होंडे में आए हैं तो सैलरी का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। यहाँ पे जो महंगाई है जो बहुत ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा सा वो इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज करता है सैलरी में हम लोगों का, है ना, बस यही प्रॉब्लम है। तो जैसे कि जो आप पहले बचत कर ले रहे थे वो अभी नहीं हो रहा है। जो लोग हैं वो बाहर के लोग हैं, ये लोग जो कि यहाँ श्रीलंका की ज़मीन और उसके लोगों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, इन लोगों ने जाहिर है कि लोगों के धैर्य का बांध तोड़ दिया क्योंकि एक वर्ग था जो बहुत धनी होता चला गया और उसके फ़ायदे का सौदा था मौजूदा सरकार और उसकी पॉलिसीज़। और जाहिर है कि उसके खिलाफ विरोध होना था, विरोध ज़बरदस्त हुआ। ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन सरकार बनाएगा, ये अनिश्चितता लोगों को घेरे हुए है। कैमरामैन अजय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 कोलंबो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।